Hello and welcome to Hope Tushant Yadav. This is I Can series Important Current Affairs in Nutshell. तो यहाँ पर हम कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करते हैं जो कि करंट अफेयर्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका। आज हम करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 का कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। तैयार हैं आप लोग? देखिए इंडिया की रैंक क्या रही इस बार 94 अमंग 107 कंट्रीज। तो काफी अच्छी तो नहीं है। पूरा एनालिसिस हम करेंगे। इंडिया का सिनारियो क्या है, क्या इंडिकेटर्स हैं, कितने डायमेंशंस में बटे हुए हैं, ग्लोबल सिनारियो क्या है, क्या कंक्लूजन होना चाहिए। तो पूरा आंसर राइटिंग फॉर्मेट में भी बात करेंगे। ऐसे पढ़ेंगे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आ गया ग्लोबल हंगर इंडेक्स के ऊपर तो उसका एनालिसिस आप आंसर राइटिंग में पूरा प्रेजेंट कर सकें। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा इस वीडियो को और आज आपको बहुत मजा आएगा। ये मेरा चैनल है होप तुशांत यादव। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो यहाँ पर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। टेलीग्राम पर हमसे जरूर जुड़िए। यहाँ पर हमने क्विज भी स्टार्ट की है और बहुत लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हम खुद बनाते हैं और आप उन क्वेश्चंस को लगाकर एकदम चैंपियन हो जाएंगे। शुरुआत की जाए। इन सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से आप ले लीजिएगा। तो पहले ये बताइए कि पब्लिश कौन करता है। पब्लिश करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर हिल्फे। तो वेल्ट हंगर हिल्फे एक जर्मन वर्ड है। ये दोनों संस्थाएं मिलकर एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती हैं, यानी सालाना रिपोर्ट हर साल में एक बार आती है। पहली बार 2006 में इसको बनाया गया था। तो 2006 में पहली बार ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था। उसके बाद से हर अक्टूबर को इसकी रिपोर्ट पब्लिश होती है और 2020 में इसका 15th एडिशन आया है। तो छोटे एग्जाम्स में ये फैक्चुअल डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि 2020 में कौन सा एडिशन था ग्लोबल हंगर इंडेक्स का। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी देखिए। तो पहली बार 2006 को हर अक्टूबर को पब्लिश होता है उसके बाद से, और 2020 को 15th एडिशन था। पब्लिश करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर हिल्फे। ठीक है, और भारत की 94 रैंक रही 107 कंट्रीज में। एम क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स देने का? एम ये है सर कि कॉम्प्रिहेंसिवली मेजर करेंगे और ट्रैक करेंगे हंगर को ग्लोबल, रीजनल एंड कंट्री लेवल पर। तो तीनों लेवल पर हम ये देखेंगे कि कितने लोग भूख से ग्रसित हैं, कितने लोग भूखे सो रहे हैं, वो भूख का शिकार बन रहे हैं। तो हम इस भूख की जैसी डिसीज को हम ट्रैक भी करेंगे और मेजर भी करेंगे और कोशिश करेंगे हम कि 2030 तक जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 है, जीरो हंगर, तो जो हमारा एसडीजी गोल है 2 नंबर वाला, जीरो हंगर, उसको 2030 तक अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो एक्चुअली जो इंडेक्स या सूचकांक जो होते हैं, ये इनका पर्पस क्या होता है देने का? इनका पर्पस यही है कि ये बताते हैं कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज अडॉप्ट की हैं उनका रिजल्ट कैसा रहा। गवर्नमेंट ने क्या वो पॉलिसीज सही इंप्लीमेंट की है, क्या कुछ लोग भूखमरी से बाहर निकले हैं या नहीं। ठीक है, तो ये कौन बताता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स, क्योंकि ये क्या है? वैश्विक भूख सूचकांक। समझ आ रही बात आपको? तो एम क्या है कि मेजर करना है और ट्रैक करना है हंगर को सभी लेवल पे। कैलकुलेशन कैसे करते हैं? देखिए 3 डायमेंशन होती है और 4 इंडिकेटर्स होते हैं। 3 डायमेंशन और 4 इंडिकेटर्स हम आगे पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, बस चिंता मत कीजिए, कैलकुलेशन हम पूरी देखेंगे। तो GHI स्कोर आता है, उन 4 इंडिकेटर्स को ध्यान में रखकर ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर आता है। उसके बिहाफ पर हम सभी कंट्री को रैंक देते हैं और उससे ये पता चलता है कि किस कंट्री ने कितनी अच्छी प्रोग्रेस की है हंगर को डिफीट करने के लिए। ठीक है, स्कोरिंग में जो इसका इंडेक्स की वैल्यू होती है वो 0 से 100 के बीच में होती है। 0 का मतलब है नो हंगर, जीरो हंगर मतलब कोई भूखा नहीं है, और 100 का मतलब कि वर्स्ट सिचुएशन है। तो जितना आप 100 की तरफ होंगे उतने ज्यादा आप दिक्कत में हैं, है ना। तो 0 मतलब गुड एंड 100 मींस वर्स्ट कंडीशन। आइए समझते हैं कि कैलकुलेशन जो हमने कहा था GHI स्कोर की और स्कोरिंग की बात समझते हैं। ये स्कोरिंग क्या है? 0 से 100 के बीच में। तो थोड़ा सा वैश्विक पूरी चीज देख लेते हैं। अगर हम विश्व को कंपेयर करें तो लो हंगर कंडीशन का मतलब है अगर GHI स्कोर की वैल्यू 9.9 से कम है, दैट मींस लो हंगर कंडीशन। अगर 10 से 19.9 के बीच में है तो मॉडरेट हंगर कंडीशन। सीरियस कब होंगे? जब 20 से 34.9 के बीच में ये वैल्यू होगी, और 35 से 49.9 के बीच में वैल्यू है तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर इससे भी ऊपर आपकी वैल्यू है, GHI स्कोर है, इसका मतलब आप एक्सट्रीमली अलार्मिंग सिचुएशन में, एक्सट्रीमली
अलार्मिंग सिचुएशन। तो भूख से लोग बहुत ज्यादा ग्रसित हैं वहां पर। तो अगर पूरा इस विश्व को एनालाइज करें हम, तो आप देखेंगे कि साउथ अमेरिका, रशिया, चाइना, मंगोलिया, ये कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया जो है हमारा, ये सब देश जो हैं ये लो हंगर कंडीशन में आते हैं। मॉडरेट में कौन आता है? साउथ अफ्रीका, ओमान, इंडोनेशिया, ये सब कहां पर आ रहे हैं? मॉडरेट हंगर कंडीशन में। सीरियस में कौन आता है? सीरियस में अफ्रीका एंड साउथ एशिया। साउथ एशिया में इंडिया भी है, ठीक है। और अफ्रीका में ही अलार्मिंग सिचुएशन भी है हंगर की। तो हंगर की वैल्यू देख रहे हैं 35 से 49.9, ये कलर देख रहे हैं आप डार्क, ये क्या है? ये कौन से देश हैं जहां पर अलार्मिंग हंगर सिचुएशन है? तो एनालाइज कर पा रहे हैं इस चीज को, ठीक है। आगे हम पूरा एनालिसिस करेंगे, आप देखते जाइए। तो GHI स्कोर कैसे लाते हैं? 3 डायमेंशन होती है और 4 इंडिकेटर्स होते हैं। 3 डायमेंशन कौन सी है? इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, ये डायमेंशन है। इसको इंडिकेट करने वाला इंडिकेटर है अंडर नरिशमेंट। तो फूड सप्लाई इनएडिक्वेट है, इसको कौन बताएगा? अंडर नरिशमेंट। दूसरा डायमेंशन क्या है? चाइल्ड मोर्टेलिटी, इसको कौन शो करेगा, इंडिकेट करेगा? अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। और तीसरा है चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन, इसको इंडिकेट करने वाला है चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड स्टंटिंग। तो 4 इंडिकेटर हैं और 3 डायमेंशन है। ये समझ में आया आपको या नहीं? तो इन इंडिकेटर्स के बारे में हम पूरी तरह से जान लेते हैं। ये अंडर नरिशमेंट क्या होता है? देखिए, अंडर नरिशमेंट का सिचुएशन का मतलब ये है कि टोटल पॉपुलेशन में कितनी ऐसी पॉपुलेशन है जिनका कैलोरी इनटेक सफिशिएंट नहीं है, यानी वो सही से कैलोरी नहीं ले पा रहे हैं, इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक है, ऐसी पॉपुलेशन को बोलेंगे अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन। तो अंडर नरिशमेंट समझ में आया। दूसरा इंडिकेटर है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब होता है कि जो अंडर 5 एज के जो बच्चे हैं, 5 साल के नीचे के जो बच्चे हैं, उनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी अपनी हाइट के अकॉर्डिंग वेट कम है। तो अंडर 5 कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी अपनी हाइट के अकॉर्डिंग वेट कम है, उनको बोलेंगे चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग क्या एक्चुअली क्या शो करता है? चाइल्ड वेस्टिंग ये रिफ्लेक्ट करता है एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन, यानी उनको न्यूट्रिशन सही तरह से नहीं मिल रहा है, तभी तो हाइट के हिसाब से लो वेट है उनका। समझ रहे हैं इस बात को? तो चाइल्ड वेस्टिंग क्या है कि कितने बच्चे 5 साल के नीचे के कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट के हिसाब से लो वेट है। तो याद रखिएगा, वेस्टिंग मतलब लो वेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड इंडिकेटर है चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब यह है कि 5 साल के नीचे जितने भी बच्चे हैं उनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी अपनी एज के अकॉर्डिंग हाइट नहीं है। तो अपनी एज के अकॉर्डिंग लो हाइट है, कम हाइट है उनकी, यानी थोड़े से छोटे रह गए अपनी एज के अनुसार, ऐसे बच्चों को बोलेंगे चाइल्ड स्टंटिंग, ठीक है। और चाइल्ड स्टंटिंग क्या रिफ्लेक्ट करता है? क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन। क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन मतलब हालत बहुत खराब है, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो गई है, बहुत कम न्यूट्रिशन ले रहे हैं भाई साहब, ऐसी कंडीशन में बोलेंगे चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब एज के हिसाब से लो हाइट, और वेस्टिंग का मतलब कि हाइट के हिसाब से लो वेट। याद रखिएगा, कभी कभी तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं ये सब चीजें। और चाइल्ड वेस्टिंग क्या रिफ्लेक्ट करेगा? अक्यूट अंडर न्यूट्रिशन, और चाइल्ड स्टंटिंग बताएगा क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन। दिख रहा है? समझ में आ रहा है आप सभी को? चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या है? चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब यह है कि अगर 1000 लाइव बर्थ हैं, यानी 100 अगर नए बच्चे जन्म लिए हैं, 1000 लाइव बर्थ, उनमें से अंडर 5 साल के भीतर कितने बच्चे मर जाते हैं, उसको बोलते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है। तो चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब कि अंडर 5 कितने बच्चे मर जाते हैं पर 1000 लाइव बर्थ में। ये 4 इंडिकेटर आपको समझ आए नहीं आई? अंडर नरिशमेंट मतलब कितनी पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड है, इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक है। चाइल्ड वेस्टिंग मतलब कि हाइट के हिसाब से लो वेट है। चाइल्ड स्टंटिंग मतलब कि एज के हिसाब से लो हाइट है। और चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब कि अंडर 5 कितने बच्चे मर जाते हैं। ये 4 इंडिकेटर को कैलकुलेट करके हर एक कंट्री का ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैल्यू स्कोर निकाला जाता है और फिर कंट्री को रैंक किया जाता है। समझ आ रही बात या नहीं? तो की पॉइंट्स देखते हैं ग्लोबल सिनेरियो। अब एनालाइज करना शुरू करते हैं। तो आपने फैक्ट्स देख लिए, अब एनालाइज करते हैं ग्लोबल सिनेरियो है क्या। वर्ल्ड वाइड हंगर की बात करें तो वर्ल्ड वाइड हंगर की बात करें तो 2000 में, ईयर 2000 में स्कोर था 28.2। तो 28.2 ग्लोबल स्कोर था। अगर सभी कंट्रीज को देखा जाए तो ग्लोबली क्या स्कोर था? 28.2 ईयर 2000 में। 28.2 का मतलब क्या हुआ? सीरियस हंगर कंडीशन। मैंने आपको चार्ट बताया था
कितनी से कितनी वैल्यू के बीच में सीरियस हंगर कंडीशन होगा, तो 28.2 इज द सीरियस हंगर कंडीशन। और अगर हम 2020 की बात करें तो अभी स्कोर है 18.2, तो ग्लोबल स्कोर क्या है अभी 18.2, दैट मींस वी आर इन मॉडरेट हंगर कंडीशन। तो सीरियस से 20 सालों में हम सीरियस हंगर कंडीशन से मॉडरेट हंगर कंडीशन पे आ गए हैं ग्लोबली, ठीक है, ग्लोबली। तो ग्लोबल सिनारियो बता रहा हूं मैं आपकी, ग्लोबल क्या पोजीशन है हंगर की। तो 2000 से हम सीरियस कंडीशन से मॉडरेट कंडीशन पे आ गए। लेकिन अगर 2020 की बात करें तो कोविड-19 जैसा पेंडेमिक और उसकी वजह से जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है और उसके ऊपर जो डेजर्ट लोकस्ट का मैसिव आउटब्रेक हुआ है हॉर्न ऑफ अफ्रीका से और राजस्थान तक आ गया था इंडिया में, उसकी वजह से उस डेजर्ट लोकस्ट ने क्रॉप्स को इतना नुकसान किया है कि अब फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी हो सकती है। तो फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी क्यों हो जाती है? क्योंकि बहुत ढेर सारा क्रॉप को नुकसान पहुंचाया है और लाखों लोग अब भूख के शिकार हो सकते हैं। तो ये फैक्टर्स जो हैं, एक बात याद रखिएगा कि इस समय का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है उसने कोविड-19 पेंडेमिक को इंक्लूड ही नहीं किया है, बिना उस फैक्टर को इंक्लूड किए ही उसने ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है। तो इस बात को याद रखिएगा कि इंपैक्ट क्या है कोविड-19 का, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में शो नहीं होता है। इन फैक्टर की वजह से आगे चलकर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की वैल्यू और खराब होने वाली है, इतना तो तय है। अगर रीजन वाइज परफॉर्मेंस की बात करें ग्लोबली, तो मैंने आपको बताया था रीजन वाइज परफॉर्मेंस में कि माफ कीजिएगा, अफ्रीका एंड साउथ एशिया, इन दोनों की हालत बहुत खराब है। अफ्रीका में तो अलार्मिंग सिचुएशंस भी है कई जगह, कई कंट्रीज में, और साउथ एशिया में तो इंडिया भी आता है। तो यहां पर दोनों जगह सीरियस कंडीशन है हंगर की, और अफ्रीका में तो कई जगह अलार्मिंग सिचुएशन है हंगर की। अगर इनकी एवरेज की बात करें, अगर अफ्रीका की कंट्री की एवरेज की बात करें तो 27.8 है इसका स्कोर, यानी सीरियस हंगर कंडीशन में। अगर साउथ एशिया की बात करें तो इसका स्कोर है 26। अगर साउथ एशिया में जितनी भी कंट्रीज हैं उनका एवरेज लेके देखें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर है उनका 26। इसका मतलब दोनों जगह सीरियस हंगर कंडीशन है। तो रीजन वाइज इन दो जगह पर बहुत ज्यादा दिक्कत है। सभी को ग्लोबली जितनी भी कंट्रीज हैं सबको साथ में आना चाहिए, और अफ्रीका और साउथ एशिया में बहुत ध्यान देना चाहिए, और वहां से हंगर को इरेडिकेट डिफीट करना बहुत जरूरी है अगर हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 जीरो हंगर 2030 तक अचीव करना है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी कंट्री अच्छी है तो आप मस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको ग्लोबली इस चीज को हराना, क्योंकि ये तो ह्यूमैनिटी वाली बात है कि कोई भूखा ना सोए। खाना वेस्ट मत कीजिएगा, घर में बहुत लोग भूखे रह जाते हैं। तो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 की बात करें तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि जीरो हंगर को अचीव करना 2030 तक अभी मुश्किल लग रहा है। क्यों मुश्किल लग रहा है? क्योंकि ऐसी सिचुएशन है कोविड-19 पेंडेमिक, उसके ऊपर स्लो डाउन और उसके ऊपर ये मैसिव आउटब्रेक ऑफ डेजर्ट लोकस्ट, तो क्रॉप को भारी नुकसान पहुंचा है। और हम अभी बात करें जिस हिसाब से हमारी आज की वैल्यू है, आज का हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स का स्कोर है, उसके हिसाब से अगर देखें तो हमको जीरो हंगर यानी कोई भूखा ना रहे 2030 तक, ये गोल अचीव करना अभी मुश्किल लग रहा है अगर प्रैक्टिकली बात करें। पर हमको थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहना होगा, होपफुल रहना होगा, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है होप तुषांत यादव, इसलिए थोड़ा तो होपफुल रहना होगा कि हम अचीव कर सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है कि हम कर ना सकें। जीरो हंगर 2030 तक अगर सभी ग्लोबल में जितनी कंट्रीज हैं सभी साथ में आए, सभी प्राइवेट एजेंसी साथ में आए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन साथ में आए, तो 2030 तक हम जीरो हंगर प्राप्त कर सकते हैं। ये अनअचीवेबल नहीं है, अचीव कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि ये प्रैक्टिकली अभी देखा जाए, अभी की सिचुएशन के हिसाब से तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, पर हम कर सकते हैं। ये मत भूलिएगा, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहिएगा। और अगर आपको मेंस में आंसर्स भी लिखने हैं तो वहां पर ऑप्टिमिस्टिक जरूर रहिएगा कि यस अभी हालत खराब है पर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता। होप रहेगी तभी तो सब कुछ रहेगा सर, है ना। इंडिया सिनारियो की बात करते हैं तो इंडिया का ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इंडिया का 27.2 स्कोर है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर है। इसका मतलब इंडिया सीरियस हंगर कंडीशन में है। तो हमारी हालत तो बहुत खराब है, हम सीरियस हंगर कंडीशन में है। 2020 की बात करें तो हमारी 94 रैंक है 107 कंट्रीज में, और 2019 की बात करें तो हमारी रैंक थी 117 कंट्रीज में 102 नंबर पे थे। तो कहने का मतलब अगर यहां पर देखें तो हमसे 15 कंट्रीज नीचे थी और यहां पर देखें 13 कंट्रीज नीचे। अगर कंपेयर करें तो हमने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जरूर किया है, पर अभी हम देखेंगे कि हमने चाइल्ड वेस्टिंग में हमने काफी ज्यादा कुछ अपना खोया है। इंडिकेटर अच्छा इंडिकेट नहीं किया है, हमारा वो इंडिकेटर बहुत ही खराब रहा है।
हाँ एनालाइज करेंगे, अभी परफॉर्मेंस जब इंडिकेटर्स की देखेंगे तो बात करेंगे, लेकिन अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो हम बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट तो नहीं किए। इंडिया ने इनिशिएटिव जितने, देखिए इनिशिएटिव लेना अच्छी बात है, पॉलिसीज़ बनाना अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ बना ली, पर अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो उन पॉलिसीज़ का कोई मतलब नहीं। अगर आपने पूरा यूपीएससी के हिसाब से अपना चार्ट टेबल, टाइम टेबल सेट कर लिया और अगर आप उठ नहीं रहे हैं, पूरा इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं। तो ऐसी गवर्नमेंट को पॉलिसीज तो अच्छी बनानी पड़ेंगी, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। विदाउट इम्प्लीमेंटेशन हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स या किसी भी इंडेक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो हम अच्छा परफॉर्म तो अभी नहीं किए हैं, लेकिन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, तो ऑप्टिमिस्टिक रह सकते हैं कि इंडिया भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 जीरो हंगर 2030 तक प्राप्त कर सकता है, अगर गवर्नमेंट अच्छे से पॉलिसीज बनाकर उनका इंप्लीमेंटेशन बेहतरीन तरीके से करे। समझ रहे हैं? एनालिसिस आपको अच्छी लग रही है या नहीं? अगर इंडिकेटर्स की बात करें, इंडिकेटर से बात करने से पहले अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस में हम ये बात करें कि हमारी नेबर्स की कंट्रीज का क्या हाल है, तो अफगानिस्तान को अगर छोड़ दें, अगर अफगानिस्तान को हम छोड़ दें जो हमसे नीचे है, बाकी नेबरहुड में जितनी कंट्रीज है सब हमसे ऊपर है। पाकिस्तान की रैंक देखिए 88, म्यांमार 78, बांग्लादेश 75, नेपाल 73, श्रीलंका 64, चाइना 1 से 17 रैंक के बीच में। स्कोर देखिए इनका, हमसे सब हमसे कम स्कोर वाले हैं, यानी अच्छी कंडीशन में है। कहने का मतलब हमारे नेबरहुड में जितनी कंट्रीज हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं अफगानिस्तान को छोड़कर। लेकिन अगर इंडिया का पॉपुलेशन देखा जाए, साइज देखा जाए तो ठीक है, लेकिन हमको तो बांग्लादेश की भी पॉपुलेशन आप देख लीजिए, चाइना की भी पॉपुलेशन देख लीजिए, ऐसे कंपेयर करना तो हम कर सकते हैं, पर अगर हम सही मायने में देखें तो इंडिया को इंप्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, पॉलिसीज बनाकर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो क्या हुआ, रिसोर्सेज भी तो ज़्यादा हैं, एरिया भी तो ज़्यादा है ना। तो हमको ये एक्सक्यूज ना लेते हुए हमको काम करना चाहिए इंडिया की तरफ, इंडिया को काम करना चाहिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अपनी इमेज सुधारने के लिए, और ह्यूमैनिटी के तौर पर भी इंडिया को बहुत काम करना बाकी है अभी। तो इंडिया ने काफ़ी काम किया है, हम देखेंगे कितने स्टेप्स लिए हैं इंडिया ने, कितने इनिशिएटिव्स लिए हैं और कितना काम करना बाकी है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक है। नेबरहुड में देखें तो हमारे नेबर में जितनी भी कंट्रीज हैं अफगानिस्तान को छोड़कर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो इंडिया को भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। अगर इंडिकेटर्स की बात करें तो अंडर नरिशमेंट की बात करें तो अंडर नरिशमेंट में 2017 से 2017-19 की बात करें तो 14% इंडिया की पॉपुलेशन अंडर नरिश थी। तो 2017-19 की बात करें तो 14% इंडिया की पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड है। और अगर इसी में हम, माफ कीजिएगा इसको रब कर लेते हैं थोड़ा, काफी ज्यादा, तो 2017 से 19 की बात करें तो 14% इंडिया की पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड है। और 2011-13 की बात करें उस समय 16.3% इंडिया की पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड थी। तो कहा जाए तो कुछ सालों में हमने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, 2.3% लोगों को हमने अंडर नरिशमेंट से बाहर निकाला है, दैट इज अ गुड साइन, बट हमें बहुत काम करना भी बाकी है। चाइल्ड वेस्टिंग की बात करें तो इस इंडिकेटर में हमने काफी मार खाया है। इस इंडिकेटर की वैल्यू थी 2015 से 19 के बीच में 17.3%, यानी 5 साल के जो नीचे के बच्चे उसमें 17.3% बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट के हिसाब से लो वेट है ना। और अगर इसको हम कंपेयर करें 2010 से 2014 के बीच में जब ये 15.1% था, तो 2010 से 2014 के बीच में ये वैल्यू थी 15.1%, 2015 से 19 में ये हो गई वैल्यू 17.3%। दैट मीन्स कि इस इंडिकेटर ने हमको निराश किया है, इस इंडिकेटर में हमको और काम करना पड़ेगा। ये अक्यूट अंडर न्यूट्रिशन की जो कंडीशन है इसको इंप्रूव और करना पड़ेगा। तो चाइल्ड वेस्टिंग में जितने बच्चे आ रहे हैं 5 साल के नीचे जिनकी हाइट के हिसाब से लो वेट है, इस क्राइटेरिया में हमको और खरा उतरना पड़ेगा, यहां पर मेहनत और करनी पड़ेगी। अगर चाइल्ड स्टंटिंग, माफ कीजिएगा, चाइल्ड स्टंटिंग की बात करें तो ईयर 2000 में 54% जो अंडर 5 बच्चों की पॉपुलेशन थी वो चाइल्ड स्टंटिंग का शिकार थी, यानी उनकी एज के हिसाब से लो हाइट थी। लेकिन अभी 2020 की बात करें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए 34.7% तक हम ले आए हैं इसको, तो वी आर ऑन 34.7%। तो अभी स्टंटिंग में 34, लेकिन अभी ये वैल्यू कम नहीं है, ठीक है, इंप्रूवमेंट अच्छा है, पर वैल्यू अभी बहुत ज़्यादा है। यानी चाइल्ड वेस्टिंग में बहुत बच्चे हैं, उनकी एज के हिसाब से हाइट नहीं है, बहुत छोटे रह जा रहे हैं, क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं वो। तो न्यूट्रिशन प्रदान करना बहुत ज़रूरी है। इस इंडिकेटर में भी हमने सुधार किया, पर और सुधार करने की आवश्यकता है। चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात करें तो 2012 में 5.2% थी और अभी ये 3.7% है। तो कहने का मतलब चाइल्ड मोर्टेलिटी में भी हमने अच्छा इंप्रूवमेंट किया है।
पर ये सब इंप्रूवमेंट अगर एब्सोल्यूट नंबर में 3.7% को देखें तो जितनी हमारी पॉपुलेशन है, अगर उसमें बच्चों अंडर 5 में जितनी पॉपुलेशन है बच्चों की, अगर उसका 3.7% निकालें तो काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो अंडर 5 एज में ही मर जाते हैं। तो ये इंडिकेटर्स हमें बता रहे हैं कि हाँ, हमने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया है चाइल्ड वेस्टिंग में, बल्कि इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, उल्टा हो गया है, लेकिन हमें इन पर और काम करना बाकी है। इन इंडिकेटर्स की वैल्यू को सुधार कर हम अपना ग्लोबल हंगर इंडेक्स सही कर सकते हैं और बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। अगर हम बात करें कि इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं, इनिशिएटिव्स बाय इंडिया, तो वो देखते हैं ईट राइट इंडिया मूवमेंट। ये किसने स्टार्ट किया था? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था ये मूवमेंट, ईट राइट इंडिया मूवमेंट। कहने का मतलब यहां पर ये मूवमेंट का मतलब ये था कि आप सही खाइए, ईट राइट, सही खाइए, समोसे पकौड़े जलेबी ये सब खाइए, पर इनको कम खाइए, न्यूट्रिशियस चीज बहुत ज्यादा खाइए, है ना। तो राइट खाइए तभी इंडिया सुधरेगा और अच्छा परफॉर्म करेगा। जाहिर सी बात है, न्यूट्रिशन लेंगे तभी आप सही होंगे। तो ईट राइट इंडिया मूवमेंट ये इनिशिएटिव लिया गया था। फूड स्टैंडर्ड, ये एस फॉर स्टैंडर्ड है, और ये एस फॉर सेफ्टी है एंड ये एस स्टैंडर्ड से। तो इसका ध्यान रखिए, कभी कभी छोटे एग्जाम्स में ये भी पूछ लेता है कि कौन सा एस किसके लिए, सेफ्टी एंड सेकेंड एस इज फॉर स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पोषण अभियान जो है 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने स्टार्ट किया था। और ये क्यों स्टार्ट किया था? ताकि स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन और अनीमिया जैसी जो बीमारी होती है, जो कि बच्चों में हो जाती है, जो कि महिलाओं में हो जाती है, और जो अडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं उनमें भी बहुत ही प्रॉब्लम रहती है अनीमिया की। अनीमिया क्या है? बेसिकली हीमोग्लोबिन जो होता है वो वैल्यू कम हो जाती है, और उनकी वैल्यू कम होने की वजह से, ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से अनीमिया हो जाता है उनको। तो ये गर्ल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सही करने के लिए पोषण अभियान चलाया था 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की बात करें तो इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्या होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, हमको जरूर बताइएगा। और सेंट्रली सेक्टर स्कीम क्या होती है ये भी हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट देखती है। और ये आपको पता ही है, ये एक मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है, और 1 जनवरी 2017 से ये इंडिया की सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट कर दिया गया है। तो अच्छी खबर है ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है ताकि मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम सही तरीके से इंप्लीमेंट हो सके, और हो रहा है। फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है फूड का इनरिचमेंट। जैसे कि हमारे स्टेपल क्रॉप्स है राइस, व्हीट, इनमें से न्यूट्रिशन और इनके अंदर पुटअप कर देना, न्यूट्रिशन जैसे कि फूड का इनरिचमेंट कर देना, ताकि जो वाइटल विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जैसे कि आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सब उस फूड से मिल सके। तो स्टेपल क्रॉप का इनरिचमेंट करना है, फूड इनरिचमेंट। इस फूड इनरिचमेंट को बोलते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। आपने गोल्डन राइस सुना है? राइस में विटामिन ए की मात्रा बढ़ा देना, उसकी वजह से गोल्डन राइस बन जाता है। ये आपने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा। तो गोल्डन राइस जैसी चीज और ज़्यादा इंप्रूव करनी चाहिए, ऐसी चीज़ें और लानी चाहिए ताकि राइस खाते समय हमको विटामिन ए ऑटोमेटिकली मिल जाए। तो फूड का फोर्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, इनरिचमेंट, ताकि वाइटल जो विटामिन है, मिनरल्स हैं, वो हम सबको मिल सके। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की बात करें तो आपको पता है इसमें 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड 25% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, माफ कीजिएगा 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन कवर है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर जितनी पॉपुलेशन है इन लोगों को सब्सिडाइज रेट पर फूड ग्रेन्स मिलेंगे ताकि ये भूखे ना रहें। तो पीडीएस सिस्टम जानते हैं हम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वहां से इनको सब्सिडाइज रेट पर फूड ग्रेन्स मिलेंगे, जैसे कि 2 रुपए में, 3 रुपए में, ऐसे उनको लो प्राइस पे फूड मिलेगा ताकि वो भूखे ना रहें। ये हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है। इसको मैंने एक मेरा कैप्सूल कोर्स है, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, जिसमें मैंने 1 नेशन 1 राशन कार्ड पूरा पढ़ाया है। वहां पर इसको मैंने डिटेल्ड में पूरा बताया है, इसका एनालिसिस किया है, तो आप वहां पर जाइएगा, उसको भी जरूर देखिएगा। मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो ये वैक्सीनेशन के लिए, इम्यूनाइजेशन के लिए बेसिकली इसमें 2 साल से जो नीचे के बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उनका वैक्सीनेशन करते हैं 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज से। तो वीपीडी, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज, ऐसी डिसीज जो वैक्सीन से प्रिवेंट हो सकती हैं, ऐसी 12 डिसीज इंक्लूडेड है मिशन इंद्रधनुष में। उसके अंतर्गत 2 साल के नीचे के बच्चों और प्रेग्नेंट वुमेन को ये मिशन इंद्रधनुष के अंदर वैक्सीनेशन किया जाता है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज की बात करें तो ये 2 अक्टूबर 1975 को लॉन्च हुआ था। ये बहुत पुराना है
और इसमें 0 से 6 साल के बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स को इंक्लूड किया गया है। और इसके अंदर 6 सर्विसेज दी जाएंगी। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन होगा, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन होगा, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन होगा, इम्यूनाइजेशन होगा, हेल्थ चेकअप होगा एंड रेफरल सर्विसेज होगी। तो 6 तरह की सर्विसेज है, इन सबको दी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी इनिशिएटिव इंडिया ने लिया है, पर क्या ये इनिशिएटिव लेना ही केवल इनफ है? नहीं, इनिशिएटिव लेने के बाद इनका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है और हमको कुछ न्यू इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे ताकि हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो अगर आपको कंक्लूजन लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट, प्राइवेट एजेंसी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ को सबको साथ में आना पड़ेगा, सही पॉलिसीज बनानी पड़ेगी और पॉलिसीज बनाने के बाद सही इम्प्लीमेंटेशन भी करना पड़ेगा, तभी तो हो पाएगा। और एक चीज़ आप और कंक्लूजन में इंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी फूड का प्राइस है उसको उसके वेट के हिसाब से या उसके वॉल्यूम के हिसाब से प्राइस नहीं किया जाए, उसमें कितना न्यूट्रिशन कंटेंट है उसके हिसाब से उस फूड का प्राइस हो, तब बहुत ज़्यादा लोग ध्यान देंगे, है ना। तो जो लोग जिसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होगा उसका प्राइस ज़्यादा हो, या प्राइस जो हो न्यूट्रिशन कंटेंट के अनुसार हो। तो ये एक सजेशन आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इंडिया ने बहुत स्टेप्स लिए हैं और काफ़ी स्टेप्स लेने बहुत ज़रूरी हैं, सभी को साथ में आना पड़ेगा। अगर ग्लोबल इरेडिकेशन करना है हंगर को, जीरो हंगर अगर हमको 2030 तक अचीव करना है, अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 अचीव करना है, तो ग्लोबली सभी कंट्रीज को आपस में साथ में आना पड़ेगा, एक साथ एक टेबल में बैठकर पॉलिसीज को बनाना पड़ेगा, उनको ग्लोबली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और नेशनली बात करें, रीजनली बात करें, तो हर कंट्री को भी यही सेम काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, हमको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये मेरा चैनल है होप तुषांत यादव, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है। और आपको अगर हमसे कनेक्ट होना है तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। टेलीग्राम पे हमसे जरूर जुड़िए, यहाँ पर हमने क्विज स्टार्ट किया है, आपको बहुत मजा आएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।